Assalamu alaikum. This video lecture is in continuation of our previous lecture. इससे पहले जो हमने देखा वो ये देखा कि क्लासिफिकेशंस देखी, एंटीबायोटिक्स की इसका इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में अपने, जिसमें हमने पेनिसिलिन की बात करी थी और सिफेलोस्पोरिन्स की। पेनिसिलिन में हमने पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी जो है वो डिटेल में देखी। Now we are moving towards the SAR, that is the structure activity relationship। ठीक है, कि जो कंपाउंड्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स या कोई भी मॉलिक्यूल, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उससे उसकी एक्टिविटी पे क्या असर पड़ रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम SAR की बात करें पेनिसिलिन्स की, तो इसके अंदर हमारे पास बाइसाइक्लिक फ्यूज रिंग सिस्टम है। ठीक है, जो कि एसेंशियल है फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सही, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, फ्यूज रिंग थे जो कि ज़रूरी थे किस चीज़ के लिए, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए पेनिसिलिन्स की। बीटा लैक्टम रिंग मस्ट बी अनचेंज फॉर एक्टिविटी। उसके अलावा बीटा लैक्टम रिंग था हमारे पास। ठीक है, ये वाला, ये बीटा लैक्टम रिंग जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, इस पर कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर दें या कोई चेंजिंग कर दें इस रिंग के अंदर, जैसे N लगा हुआ है, N को हटा के हम ऑक्सीजन लगा दें, कुछ और लगा दें, कार्बन लगा दें, तो फिर जो पेनिसिलिन की एक्टिविटी है फिर वो बरकरार नहीं रहेगी। ठीक है, उसके अलावा तीसरी चीज़ क्या है, COOH एट द थर्ड पोजिशन इज़ एसेंशियल इफेक्टिंग लाइक अ प्रोडक्ट, देन आफ्टर मेटाबॉलिज्म COOH मस्ट बी जनरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास COOH ग्रुप लगा हुआ ना, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे कार्बन है COOH। ठीक है, COOH ग्रुप जो है ये भी ज़रूर होना चाहिए एक्टिविटी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हो ना, ठीक है, जो कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगी बॉडी में जाके, तो उस केसेस में अगर हमारे पास COOH ग्रुप नहीं भी लगा हुआ तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म COOH ग्रुप जो है वो मस्ट बी जनरेट। ठीक है, वो जनरेट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर COOH ग्रुप नहीं होगा तो पेनिसिलिन्स की एक्टिविटी भी नहीं होगी। उसके अलावा S इज़ रिक्वायर्ड बट नॉट एसेंशियल। जो हमने यहाँ पे S देखा था ना लगा हुआ, ये वाला, ठीक है, पेनिसिलिन्स के अंदर S जो है वो रिक्वायर्ड होता है मगर एसेंशियल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा CO ग्रुप एट द 7th पोजीशन इज़ ऑल्सो एसेंशियल। अमाइनोग्लाइकोसाइड चेन इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। इसके अलावा द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द बाइसाइक्लिक रिंग विद रिस्पेक्ट टू द एसाइल अमाइनोसाइड चेन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ सीधा बातें थी जो कि पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के अंदर ज़रूरी होनी चाहिए उसकी एक्टिविटी के लिए। तो ये पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखने हैं जब भी हम आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि SAR बताएं पेनिसिलिन्स का, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि उसके स्ट्रक्चर में कौन सी पोजीशन पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए और कौन सा रिंग उसके स्ट्रक्चर में जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। देन हम अगर बात करें प्रॉब्लम्स की, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपने देखी थी कुछ प्रॉब्लम्स पेनिसिलिन्स के अंदर। ठीक है, और हमने बात करी थी कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी मज़ीद कंटिन्यूएशन के अंदर हम इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें वाई फॉर्म न्यू कंपाउंड, हम नया कंपाउंड बनाते ही क्यों हैं। ठीक है, बेसिकली टू एनहांस द थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंड टू रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट न्यू कंपाउंड्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो हम ये जो कंपाउंड्स में चेंजिंग वगैरह कर रहे होते हैं, न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे होते हैं या न्यू कंपाउंड्स या न्यू डेरिवेटिव्स बना रहे होते हैं, तो उनको बनाने का मकसद ही यही है कि हम थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को या तो बढ़ाना चाह रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोई टॉक्सिक इफेक्ट वगैरह है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम न्यू मॉलिक्यूल या न्यू कंपाउंड्स या मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के अलावा न्यू कंपाउंड या न्यू मॉलिक्यूल हम क्यों बना रहे हैं, इस वजह से भी कर रहे हैं उसकी मॉडिफिकेशन, ताकि हम उसके टेस्ट
वगैरह को मार्क्स कर सकें। इसके अलावा प्राइस वगैरह की भी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास कंपाउंड है वो उसका प्राइस थोड़ा हाई है, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन में जो है वो ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, तो जाहिर सी बात है फिर वो सेल भी ज़्यादा प्राइस पे होगा। तो इस तरह के भी कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हमें कंपाउंड को मॉडिफाई करना होता है। नाउ लेट्स मूविंग टूवर्ड्स द मेन टॉपिक विच इज़ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पेनिसिलिन्स। पहली प्रॉब्लम जो पेनिसिलिन्स के साथ है वो है एसिड सेंसिटिविटी, यानी पेनिसिलिन्स जो होती हैं वो एसिड मीडियम के अंदर जो है वो इनएक्टिव हो जाती हैं। अब ये एक मसला है इसके अंदर। अर्लियर पेनिसिलिन्स आर एसिड सेंसिटिव एंड कैन नॉट बी टेकन ओरली। ठीक है, अब अगर हम पेनिसिलिन्स को ओरली देंगे तो वो जाहिर सी बात है हमारे स्टमक में जाएगी और वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट होता है तो वो वहाँ जाके इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, दे आर हाइड्रोलाइज इन द GIT। देयर आर 3 रीज़न टू एसिड सेंसिटिविटी। अब एसिड सेंसिटिविटी के क्या रीज़न्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं पेनिसिलिन्स के अंदर जो उसको एसिड सेंसिटिव बनाती हैं। तो पहला रीज़न जो है वो ये है कि रिंग स्ट्रेन। द बाइसाइक्लिक रिंग रिजल्ट इन अ लार्ज एंगल एंड ट्रेसोनियर स्ट्रेंथ्स। एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग relieves this strength by breaking or opening the more highly strength four-membered lactam ring। बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है ना पेनिसिलिन्स के अंदर, ठीक है, ये वाला, ये जो है ये ओपन हो जाता है। अगर हम इसको ओरली देंगे ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने की वजह से फिर पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है वो रिटेन नहीं रह पाएगा, तो उसकी एक्टिविटी भी बरकरार नहीं रहेगी और पेनिसिलिन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, अपना जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिंग स्ट्रेन की बात है वो यही है कि बाइसाइक्लिक रिंग हैज़ 2 रिंग्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन रिंग्स विच मेक्स स्ट्रेन, सो द मॉलिक्यूल वांट टू रिमूव स्ट्रेन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग की हम बात कर रहे थे जो मौजूद था, जाहिर सी बात है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने इस रिंग को बना के रखा हुआ है। अब होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो इस रिंग के अंदर मौजूद है ना, जिन्होंने ये स्ट्रेन बनाया हुआ है, अच्छा अब मॉलिक्यूल अगर चाह रहा है कि वो इस स्ट्रेन को रिमूव कर दे, एक ही सिचुएशन होगी उसमें कि ये जो है स्ट्रेन यहाँ कहीं से ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये रिंग कहीं से ब्रेक हो जाए और जो है वो बीटा लैक्टम रिंग ओपन हो जाएगा जब ये ब्रेक होगा, सो इट गिव रिलीज टू द स्ट्रेंथ। अब जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो रिलीफ उसके अंदर आ जाएगा बाय मेकिंग COOH। अब ये जो है ना H, ये COOH बना लेगा द रिंग ओपन और हमारे पास रिंग जो है वो ओपन हो जाएगा और मॉलिक्यूल जो है हमारे पास इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बीटा लैक्टम रिंग है वो ज़रूरी भी है एक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये वो बात अपनी जगह है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है, अच्छा यहाँ पे रिंग ओपनिंग का भी मैकेनिज़्म है, मैं आपको दिखा रही हूँ इसका। ठीक है, ये देखें ये बीटा लैक्टम इसका रिंग है ये वाला। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपने रिंग पे ही अटैक करेंगे और इस रिंग को जो है वो ब्रेक करेंगे। किस तरह से, वो ये C डबल बॉन्ड O था, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा अपने ही रिंग के ऊपर और यहाँ से ये डबल बॉन्ड से यहाँ पे देखें सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और एक एज जो है वो इससे रिलीज़ हो जाएगा, एक एज जो है वो निकल जाएगा। अब जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे देखें आपको ये रिंग, यहाँ पे कार्बन है या कुछ नहीं है, तो एक कार्बन है, तो ये कार्बन अपनी जगह है और ये O जो है ये इसके साथ जाके OH के साथ यहाँ चला गया और ये रिंग यहाँ से ओपन हो गया। ठीक है, और ये कंपाउंड क्या बन गया, COOH। ठीक है, 2 O है ना, COOH। तो पीछे जो बात लिखी हुई थी ना वो ये थी कि इस तरह से ये रिंग जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा और जब ये रिंग यहाँ से ओपन हो जाएगा, स्ट्रेन ओपन हो जाएगी, तो हमारे पास पेनिसिलिन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट हम दूसरी जो प्रॉब्लम है पेनिसिलिन्स के साथ वो ये है कि हाईली रिएक्टिव बीटा लैक्टम कार्बोनाइल ग्रुप इसके अंदर है। अच्छा, द कार्बोनाइल ग्रुप इन बीटा लैक्टम रिंग इज ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक
which is abnormal behavior than normal tertiary amide resistance to nucleophilic attack। ठीक, तो ये कुछ ऐसे है कि हमारे पास जो बीटा लैक्टम रिंग था वो इस तरह से थे। ठीक है, तो ये इस तरह का ये वाला, ठीक है, N है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये C है, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो ये वाला रिंग इस तरह से है। अब क्या है कि जो बात लिखी है ये है कि दिस इज़ अ ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक सो द रिंग बिकम ओपन। अब इस पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा। जब ये इसको अटैक करेगा तो यहाँ से जो O का डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा। जब O का डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो ये देखें यहाँ से डबल बॉन्ड टूट गया और ये यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन और नाइट्रोजन ने। ठीक है, सो द अमाइड CONH2 ग्रुप, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, CONH2 ग्रुप। ठीक है, अमाइड ग्रुप। ठीक है, द अमाइड इन बीटा लैक्टम इज टर्शरी। अब हमारे पास ये जो अमाइड लगा हुआ था ना बीटा लैक्टम रिंग के अंदर, ये जो N लगा हुआ था ये क्या है, टर्शरी अमाइड था। ठीक है, सो इट नॉट ब्रेक इन अमाइड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकेशन इन नाइट्रोजन। इन अमाइड ग्रुप प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अब ये जो नाइट्रोजन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो दो ऊपर बनाए हुए, ठीक है, ये जो दो ऊपर बनाए हुए इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते रहते हैं, ये डिलोकेट करते रहते हैं। इनकी डिलोकेशन की वजह से ये मतलब यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं। तो इन डिलोकेशन की वजह से जो अमाइड था ये हमारे पास जो है रिंग जो है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल अलोंग विद अमाइड, ठीक है, ये वाले ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O को, मेक बीटा लैक्टम ब्रेकिंग बिकॉज द नाइट्रोजन नॉट डिलोकलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल। मगर अगर आप इस नाइट्रोजन के साथ अगर कार्बोनाइल ग्रुप लगा देंगे ना तो अब इस नाइट्रोजन के जो डिलोकेट होते हैं ना इलेक्ट्रॉन वो नहीं हो पाएंगे। अब जब वो डिलोकेशन नहीं हो पाएगी तो मतलब स्टेबिलिटी नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है अब हमारे पास जो रिंग स्ट्रक्चर है ना इसका, ये ससेप्टिबल हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक से। इसको अब थोड़ा आसान करके देखते हैं। ये हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है, ये वाला NC डबल बॉन्ड O ग्रुप, सही है। अब होता ये है कि अगर हमारे पास ये नाइट्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप ना जुड़ा हुआ हो ना, यहाँ देख लें एक ही बात, ये ना जुड़ा हुआ हो C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना दो, ये डिलोकेट होते रहते हैं और नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है अमाइड ग्रुप इसको स्टेबल रखते हैं। मगर अगर इसके साथ हम C डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, अब जो इसकी जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना इस पर, ये डिलोकेट नहीं हो पाएंगे। अब जब ये डिलोकेट नहीं हो पाएंगे तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अब ये इसकी एग्जांपल ऐसे है कि नाइट्रोजन है, इसके अगर ये इलेक्ट्रॉन डिलोकेट हो रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, तो कभी यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके चारों तरफ आप देखें क्लाउड टाइप का बना लेंगे ये, जिसकी वजह से इस पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप को अटैच कर देंगे ना इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को, जो कि बीटा लैक्टम रिंग के अंदर मौजूद है नाइट्रोजन के साथ, तो अब ये जो नाइट्रोजन था ये अब स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, जब ये स्टेबल नहीं रहेगा तो इस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा, और जब इस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, रिंग जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि हाईली रिएक्टिव बीटा लैक्टम कार्बोनाइल ग्रुप, यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है ना बीटा लैक्टम रिंग के अंदर, वो क्या है, बहुत हाईली रिएक्टिव है। अब इसके हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जो हमारे पास पेनिसिलिन है ना, तो वो जो है इनएक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि उनका अपना ही जो नाइट्रोजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप है वो ही उन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द नॉर्मल टर्शरी अमाइड, व्हाइल इन द बीटा लैक्टम रिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल।
ठीक है, तो ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा दी। In the beta-lactam ring, the lone pair is localized on nitrogen atom and is not able to feed electron to carbonyl group। ठीक है, जबकि बीटा-लैक्टम रिंग के साथ जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो लोकलाइज थे, यानी वो फिर मूव नहीं कर रहे थे, जो हमने बात देखी। इन टर्शरी अमाइड द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो ये जो रेजोनेंस का वर्ड है ना, ये डिलोकलाइजेशन का ही लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये जो अमाइड के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे और डिलोकलाइज्ड हो रहे थे। ठीक, तो ये वाली चीज़ यहाँ लिखी थी। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरी चीज़ है, इन्फ्लुएंस ऑफ द असाइल साइड चेन यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जो हमारे पास ठीक है पेनिसिलिन्स हैं, पेनिसिलिन्स के अंदर ये हमारे पास अमाइड बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग के साथ जो हमारे पास ये असाइल साइड चेन लगी हुई है ना, लाइक ये C डबल बॉन्ड O NH2, ये जो साइड चेन लगी हुई है, साइड में जो ये चेन अटैच हुई हुई है, इसका क्या मसला है कि ये भी इसके साथ इन्फ्लुएंस करती है बीटा लैक्टम रिंग के साथ और इसकी एक्टिविटी पे असरअंदाज होती है। इसकी वजह से जो हमारे पास पेनिसिलिन्स हैं उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाती है और वो इनएक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि जो इसका नेबरिंग ग्रुप है ना बीटा लैक्टम का, वो पार्टिसिपेट कर रहा है इसके साथ। ठीक है, इट कॉज सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनिसिलिन जी। तो पेनिसिलिन जी की क्या हो रही है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रही है। ओके, ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग था, इसके साथ साइड चेन में जो है वो अटैच है कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो हमने पहले भी देखा है कि कार्बोनाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन की एक्टिविटी पे असरअंदाज होता है, सही है, और इस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाती है इसकी, और हमारी जो पेनिसिलिन्स हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं, ऐसा ही है। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द असाइल साइड चेन बिकॉज ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन द नेबर ग्रुप अटैक द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अमाइड। ठीक है, तो अब ये अमाइड के कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से जो पेनिसिलिन्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, the problem can be resolved by introducing an electron withdrawing group to the carbonyl or acyl side chain। electron withdrawing group में हमारे पास NO2 I Cl Br F C6H5 by inductive pulling effect withdraw the electron from the carbonyl oxygen of acyl side chain, thus reducing its tendency to act as a nucleophile। अब हमारे पास जो 2 सिचुएशन थी, एक तो थी पहली हमारे पास थी एसिड सेंसिटिविटी की, जिसमें रिंग स्ट्रेन्स थे। तो इसका हमारे पास कोई हल नहीं था कि कोई चीज़ हम यहाँ पे ऐसे इंट्रोड्यूस करवा दें जिसकी वजह से ये रिंग ओपन ना हो। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। दूसरी थी हमारे पास हाईली रिएक्टिव बीटा लैक्टम कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसका भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। मगर हाँ, जो हमारे पास थर्ड है ना कि असाइल साइड चेन, जो नेबर अटैक कर रहा है इसके ऊपर, इसका हमारे पास सॉल्यूशन है। वो ये है कि कोई भी हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दें इसके साथ। अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ लग जाएगा तो ये उस पर फिर अटैक नहीं कर पाएगा। द पेनिसिलिन जी वॉज सेंसिटिव टू एसिड, बट इन पेनिसिलिन वी द प्रेजेंस ऑफ द फिनॉक्सीमिथाइल ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल स्टेबल द कार्बोनाइल ग्रुप एंड हैंस लेस सेंसिटिव टू एसिड, स्टेबल इन एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक एंड कैन बी यूज ओरली। अब पेनिसिलिन जी जो है ना, उसको हम ओरली नहीं ले सकते, जबकि हमारे पास जो पेनिसिलिन वी है वो ओरली यूज़ की जा सकती है। क्यों की जा सकती है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में आप ये देखेंगे कि देखें ये पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर था, तो इसमें यहाँ पे असाइल साइड चेन जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि यहाँ ये देखें ये बीटा लैक्टम रिंग है और इसके साथ असाइल साइड चेन है, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फिनॉक्सी ग्रुप लगाया हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन था, यहाँ कोई ओ नहीं था, मगर यहाँ ओ है। ठीक है, अब जब यहाँ ये ओ है ना, ये इसको, ये जो फिनॉक्सी ग्रुप है, बेसिकली ये बेंजीन रिंग के साथ जब ओ लगता है, ये फिनॉक्सी ग्रुप है, ये इस पेनिसिलिन वी को क्या कर रहा है, जो इसका बीटा लैक्टम रिंग है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसकी वजह से ये जो है वो एसिड मीडियम में भी पेनिसिलिन वी स्टेबल रहती है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये बात लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि पेनिसिलिन वी जो है वो स्टमक के अंदर भी स्टेबल रहती है, उसके एसिडिक मीडियम में भी। तो यहाँ पे जो है वो पेनिसिलिन जो है वो एसिड सेंसिटिव क्यों है, क्या उसके प्रॉब्लम है, क्या उसकी कॉजेज़ हैं, वो जो है यहाँ पे इसका मसला जो है वो हल होता है। उसका हमने सॉल्यूशन भी देख लिया। नेक्स्ट हम जो है वो दूसरी चीज़ देखेंगे, दूसरी पेनिसिलिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो है सेंसिटिविटी टू बीटा लैक्टमेजेस, जो कि बीटा लैक्टम एंजाइम्स से जो है वो पेनिसिलिन सेंसिटिव क्यों है। तो वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।